आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में हमने बेसिकली समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, यहां पे अलग से डिस्कस करेंगे। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में हमने एनपीएन कॉमन बेस लिया था, इसको समझने के लिए हम लेंगे एनपीएन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एनपीएन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सब लोग अपने अपने दिमाग से इसका डायग्राम बनाएंगे और उसकी बायसिंग करेंगे। करें ट्राई आप लोग। ध्यान रखना है, कॉमन एमिटर है आपका, ये एमिटर है, ये दोनों से जुड़ेगा। देखिए हमने कल भी की थी, शायद बायसिंग प्रॉपर है और सब कुछ दिखा दिया गया है कि हाईली डोप्ड है और एरिया भी उसका ज़्यादा, इस टाइप से डिप्लीशन रीजन सब मैंने शो कर दिया है। इसी डायग्राम को आप सिंबल के फॉर्म में और बनाएं, एक बार जो सिंबल हमने कल यूज़ किया था उसके फॉर्म में और बनाएं। सेम डायग्राम को बनाया मैंने यहाँ पे सिंबल के फॉर्म में। आप चेक कर लें दोनों को रिलेट कर पा रहे हैं क्या। ये वाला आपका एमिटर होता है, बीच में बेस होता है एमिटर, ये कलेक्टर है। कॉमन क्या है यहाँ पे, यहाँ मैंने कॉमन बेस बना दिया शायद, हाँ ये गड़बड़ की हुई है, दोबारा बनाते हैं इसको। ऊपर वाला पार्ट यहां से नहीं आएगा, एमिटर कॉमन है तो यहां से जुड़ेगा। ऐसे जुड़ेगा, एमिटर कॉमन था, एमिटर से दो तार निकली हैं, एक वहां जुड़ी है एक यहां जुड़ी है। यहाँ पे एमिटर कौन सा है, ये वाला एमिटर है, एन पी एन, ये आपका एमिटर, बेस और कलेक्टर। किसी को भी डाउट हो इन दोनों को रिलेट करने में तो बताएं।
ठीक है, यहां तक। यहां पे देखिए आप, कॉमन एमिटर है, समझ में आया, एमिटर से तार निकली, उस साइड गई, इस साइड गई, कॉमन एमिटर है। एमिटर इज फॉरवर्ड बाइज्ड, तो आपका एमिटर यहां से कनेक्टेड है इससे, तो यहां पे एमिटर फॉरवर्ड बाइज कैसे हुआ, पी से पी जोड़ दिया है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ दिया है। आपका कलेक्टर इज रिवर्स बायस, कलेक्टर रिवर्स बायस का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना है, जोड़ दिया, बस उसी को यहां दिखाया है। ये आपको समझ में आ रहा है नीचे वाला, ठीक। अब जो ये ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक आता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम स्टडी करते हैं क्या, अच्छा एक बात और नोट करें, यहां पे एक रेजिस्टेंस और ऐड कर लें। ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज है, अगर ये कॉमन एमिटर है तो इसको, ये आपकी बेस की साइड जुड़ी है, तो वी बी बी बोलते हैं इसको, मैंने पहले ही बताया था शायद, और उस साइड जो जुड़ी है उसको बोलते हैं VCC। अगर आप नोट करना चाहें तो लिख लें बेशक, VBB इज वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड बिटवीन एमिटर एंड बेस, एमिटर और बेस के बीच में लगी हुई बैटरी का वोल्टेज VBB है, और कोलेक्टर और एमिटर के बीच में लगी हुई बैटरी का वोल्टेज VCC है, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तो आप एक बात बताएं, इस टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल और ये वाले टर्मिनल, ध्यान से देखेंगे, ये जो मैंने दो रेड पॉइंट बनाए हैं, इन दो रेड पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या VBB रहेगा या उससे अलग रहेगा, सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि आप देखें जब यहां से करंट चलेगा तो कुछ ड्रॉप यहां भी आएगा। अगर सिर्फ बैटरी होती तो आप बोलते कि यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस VBB है, लेकिन करंट फ्लो करेगा तो आप उसको VBB नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे आप VBE। इन दो टर्मिनल्स, बेस के और एमिटर के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VBE है। सिमिलरली यहां भी देखें, ये आपका कलेक्टर का टर्मिनल है, ये एमिटर का टर्मिनल है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VCE रहेगी, VCC अलग है और VCE अलग है। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि यहां पे जब करंट फ्लो करेगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, उन दोनों का को मिला के VB डिसाइड होगा, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आई बी के साइड फ्लो होता है, डायरेक्शन बताएं एक बार मुझे, IB ऐसे, IC ऐसे, चेक कर लें आप, कल हमने शायद किया था IC, IB और IE ऐसे रहेगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है वी वांट टू कैलकुलेट चेंज इन IB व्हेन वी चेंज VBE। यहां पे मैं दोबारा लिख रहा हूं, आपका IB कैसे चेंज हो रहा है जब आपका VBE बदल रहा है। इस साइड वाले को आप इनपुट बोल रहे हैं, उस साइड आउटपुट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि आप कुछ पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, उससे क्या उस पर फर्क पड़ता है वो आप चेक करना चाह रहे हैं। तो VBE को चेंज करने पे IB कैसे चेंज हो रहा है, इसको हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर में पढ़ते हैं। आउटपुट में क्या पढ़ते हैं, आउटपुट में आपका कलेक्टर करंट है, ये जो कलेक्टर करंट है ये VCE, यहां से जो कलेक्टर करंट आएगा वो VCE पे कैसे डिपेंड कर रहा है, IC वर्सेस VCE। ये हमें पढ़ना है इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। इस साइड वाले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हैं, उस साइड वाले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। VBB इज वोल्टेज ऑफ बैटरी
अप्लाइड अक्रॉस एमीटर एंड बेस, एमीटर और बेस के बीच में लगी हुई बैटरी का वोल्टेज VBB है, और कलेक्टर और ये एमीटर, कलेक्टर और एमीटर के बीच में लगी हुई बेस बैटरी का वोल्टेज VCC है। देखो आप, मैं इस यहाँ पे ये देख लें आप, कलेक्टर और एमीटर के बीच में लगी हुई बैटरी VCC है, यहाँ पे एमीटर और बेस के बीच में लगी हुई बैटरी VBB है। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में ये बताया है। आप देखें, ये दो सर्किट्स हो गए, एक ऐसे सर्किट है, एक ऐसे लूप है। इस लूप में आप VBE को चेंज करेंगे, VBE को चेंज करने से IB कैसे बदलेगा ये हमें देखना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में, और आउटपुट में क्या देखना है, IC कैसे बदलेगा जब आप VCE को बदलोगे, ये आपकी बात। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखें, इस वाले डायग्राम को भूल जाएं, इस पार्ट को। जब हम स्टडी कर रहे हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो आप इस साइड वाले पार्ट को भूल जाएं एक बार। सिर्फ ध्यान रखें कि ये NP है, यहां बैटरी लगी हुई है, और VB या VBE बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं ये वाली वोल्टेज बढ़ा दूं, सुनेंगे ध्यान से, VBB को बढ़ा दूं, VBB बढ़ेगा तो आपका VBE ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना। मैं जब भी बोलूं VBB बढ़ा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं VBE बढ़ा रहे हैं। तो VBB बढ़ाने से आप बताएं IB पे क्या फर्क पड़ेगा, बताएं आप, बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि आप फॉरवर्ड बायस को बढ़ा रहे हैं। आपने देखा हुआ फॉरवर्ड बायस बढ़ाने पे आपका करंट बढ़ता है। ठीक है, क्या VBB की किसी भी वैल्यू पे ये करंट चालू हो जाएगा, क्यों, हाँ हाँ, यहां पे आप फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं तो आपको पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करना है। उस ब्रेकिंग के लिए VBB की एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी पड़ेगी, उसके बाद आपका करंट चालू होगा। तो सिंपली मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, IB वर्सेस VBE, तो आप कहेंगे कि VBE की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो IB बनेगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा, यहां तक आपका 0 रहेगा। उसके बाद अगर VBE बढ़ाते हैं तो आपका करंट बढ़ेगा। ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है सिंपल PN जंक्शन डायोड में। तो VBE बढ़ाने से आपका IB बढ़ रहा है। बट एक बात बताएं, क्या ये VCE के चेंज करने से बदलेगा। हमने अभी तक यहां देखा है VCE के चेंज होने से क्या ये चेंज होगा, खुद सोचें आप। यहां का अगर ये फील्ड बड़ा हो जाए, अगर आपने VCE बढ़ा दिया तो ये वाला फील्ड बड़ा हो जाएगा, हाँ जी, घट जाएगा। नहीं, VCE तो रिवर्स बायस है ना वो। तो आप देखें यहां पे इस बैटरी के कारण आपके दो फील्ड हैं, एक तो आपका इनबिल्ट है और एक अप्लाइड है। तो अप्लाइड को सपोर्ट करता है, अप्लाइड और दोनों ऐड होकर नेट फील्ड बढ़ता है, तभी तो बैरियर बनता है। तो इसका मतलब अगर मैं VCE को बढ़ाऊंगा तो आपका ये वाला फील्ड बढ़ जाएगा। अगर ये वाला फील्ड बढ़ जाएगा तो जो 100 इलेक्ट्रॉन इस साइड से आ रहे थे उसको खींचने वाली फोर्स बढ़ गई है। अगर वो फोर्स बढ़ गई है तो अब 95 की जगह 97 उस साइड चले जाएंगे, 3 साइड आएंगे, तो IB घट जाएगा। आर यू गेटिंग। दोबारा बताता हूं, अभी तक जब हमने सिर्फ इस साइड वाला कंसिडर किया लूप, तो हमने उस साइड बैटरी क्या लगी उस पर उसकी चिंता नहीं की। उस केस में साफ साफ पता लगा कि VBE बढ़ाने से आफ्टर स्पेसिफिक वैल्यू IB बढ़ रहा है। बट क्या उस सर्किट में अगर मैं कुछ छेड़छाड़ करूं तो क्या उससे ये वाला करंट प्रभावित होगा, या हमें चेक करना है। अगर वहां पे मैं VCE को बढ़ा दूं या VCC को बढ़ा दूं तो रिवर्स बायसिंग बढ़ गई है।
अगर रिवर्स बायसिंग बढ़ गई है तो ये वाला फील्ड बड़ा हो गया है, ये वाला फील्ड बड़ा हो गया है, तो यहां से जो 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे अब वो 100 में से 97 इस साइड जाएंगे, 3 ही रिकम्बाइन करेंगे क्योंकि वो फील्ड बड़ा हो गया है, तो आई भी घट जाएगा। आप आई भी घटा रहे थे, आप मैंने मुझसे लगा कि आप फील्ड बता रहे हैं, फील्ड घट जाएगा, आई भी आपका घटेगा। तो जब भी आप इस ग्राफ को स्टडी करोगे तो उस केस में आप बोलोगे कि वी सी इज कांस्टेंट। आई बी वर्सेस वी बी जो आपने लिखा, तो आप इस केस में वी सी ई, इसको आप 1 बोल दो, वी सी ई इज कांस्टेंट जब ये ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि वी बी ई के चेंज करने से आई बी कैसे चेंज हो रहा है, इसलिए वो वाला पैरामीटर हमने कांस्टेंट रखा, उसको छेड़ा ही नहीं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अब मैं एक दूसरी वी सी वैल्यू ले रहा हूं जो बड़ी है इससे, एक मैंने वी सी ई 2 ले लिया जो कि वी सी ई 1 से बड़ा है। अब बताएं ग्राफ में क्या अंतर आएगा। सवाल समझे क्या? पहली बात, हमने वी बी आई बी निकालना है वर्सेस वी बी, वो देख लिया, वो बढ़ रहा है ना, और एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वी सी ई पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर वी सी ई की वैल्यू में बढ़ा दूं, जो ये वाली बैटरी है इसका वोल्टेज बढ़ा दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा इस ग्राफ पे, ये आपको बताना। नीचे आ जाएगा। अगला ग्राफ आपका यहां से ऐसे बनेगा, ये वी सी 2 का रहेगा। क्यों? आप देखें, अगर मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वी बी ई ले लूं, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वी बी ई के लिए जिसका वी सी बड़ा होगा उसमें आई बी कम होगा, इसका वी सी बड़ा है तो इसका आई बी कम होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, एक पॉइंट लिखेंगे आप, इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक वी स्टडी variation of IB, we study variation of IB as a function of VBE, as a function of VBE, keeping VCE constant, keeping VCE constant. नेक्स्ट लाइन में, but when we draw graph IB versus VBE, IB versus VBE for a greater value of IB versus VBE for a greater value of VCE, comma, IB decreases. It is because electric field between base and collector interface increases, which pulls more electrons, in the collector region, ठीक है, ये आपका हुआ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या फर्क पड़ेगा। यहां पे अगर एक बात और नोट करना चाहें तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बात भी। आप देखें
यहां से यहां के बाद आपका करंट चालू हुआ है, बट क्या मैं VBE की वैल्यू कितनी भी रख सकता हूं क्या? सोच के देखें, क्या VBE की वैल्यू कितनी भी हो सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फॉरवर्ड बायस कर दिया तो वही वाला इशू होगा कि आपके एटम्स ब्रेक हो जाएंगे, है ना? तो VB इसको आप मतलब विदाउट एनी डैमेज ऑपरेट करना चाहते हैं तो VBE को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ये जो आपका रीजन है जिसमें ऑपरेट कर रहा है, ये मान लो कि डेल्टा VBE, जो डेल्टा VB है, इट इज नॉट हैव, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, डेल्टा VBE ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। आप ये नोट कर लें क्या? फॉर स्मूथ functioning of transistor, we cannot increase VBE beyond a specific value. For smooth functioning of transistor, we cannot increase VBE beyond a specific value. Therefore, डेल्टा VBE ब्रैकेट में रेंज ऑफ VBE है ना, VBE की रेंज ही एक तरीके से, डेल्टा VBE कैन नॉट हैव मच हायर वैल्यू, डेल्टा VBE कैन नॉट हैव मच हायर वैल्यू। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, क्योंकि ये आगे जब टॉपिक आएगा उसमें काम आएगा ये। नेक्स्ट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका NPN कॉमन एमिटर वही वाला दोबारा से रिपीट किया है। अब देखें हमें अब क्या स्टडी करना है, IC वर्सेस VCE। कहने का मतलब अब हम VCC को चेंज करेंगे या VCE को चेंज करेंगे, इस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, हमें ये चेक करना है। ठीक है, पहली बात तो इस केस में जैसे हमने लास्ट केस में क्या किया था, जब यहां स्टडी कर रहे थे तो वहां का VCE कांस्टेंट रखा था। इस केस में जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि VCC बदलने पे IC कैसे बदलेगा, तो हम यहां वाले पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि अगर यहां चेंज किया तो फिर वहां भी वो इंटरफेयर करेगा। तो कुल मिला के इस केस में हम IB को कांस्टेंट रखते हैं, IB इज कांस्टेंट। जब हम VCC और IC की बात करेंगे तो IB को कांस्टेंट रखा है। ठीक, अब देखें, पहले बताएं कि जो VCC बैटरी है उसके कारण से जो करंट बनेगा वो नॉर्मल रूटीन करंट बनेगा या अपोजिट वाला करंट बनेगा? नॉर्मल का मतलब है फॉरवर्ड बायस किया आपने, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू किए। जो रिवर्स बायस होता है उसमें आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट बनता है। तो आप ये बताएं, पहली बात तो यहां पे आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन रीजन में कौन से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं? होल्स। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहां पे। अब जब आप वो VCE बढ़ाओगे
तो ज्यादा होल इस साइड आना शुरू होंगे, ज्यादा होल इस साइड आना शुरू होंगे तो आपका आईसी बढ़ेगा, इजंट इट? आईसी बढ़ेगा। आईसी की डायरेक्शन क्या है वैसे? ये इस साइड, और आईबी की, आईई की बाहर। ठीक है, अगर आपने VCE को बढ़ाया तो ज्यादा होल्स इस साइड आना शुरू कर जाएंगे। हालांकि होल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। रिलेटिवली आपको लगता है कि होल्स का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे होल्स का मूवमेंट ऐसे इस साइड हो रहा है। लेकिन एक बात बताएं आप, ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, VCE बढ़ाने से आपका IC डेफिनेटली बढ़ रहा है, मान लिया। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एक सब्सटेंशियल वोल्टेज जब आ गया और यहाँ पे जितने होल्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे इस साइड शिफ्ट करने लग गए। जब आपका इक्विलिब्रियम सेट होगा तो ऐसा होगा कि 3 होल्स यहां से जाएंगे, 3 पिचेस फिर आएंगे, 3 आएंगे, 3 आएंगे, मतलब वो कंटिन्यूटी में रहेगा। लेकिन जब वो जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं सारे ही फ्लो में आ गए, उसके बाद करंट बढ़ना बंद हो जाएगा। अगर आपने शुरू में VCC बढ़ाया तो होल ज्यादा इस साइड आएंगे, लेकिन एक अमाउंट ऑफ VCC के बाद जब सारे होल्स मोशन में आ चुके हैं उसके बाद आपको फर्दर VCC बढ़ाने से IC करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप जब डायग्राम बनाएंगे इसका, IC वर्सेस VCE, आपका ग्राफ ये ऐसे होता है कि बढ़ेगा बढ़ेगा फिर सैचुरेट हो जाएगा। VC बढ़ा रहे हैं, IC बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। और ये सब हो रहा है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ IB1। ठीक है, इस ग्राफ में कोई डाउट हो तो बताएं। लिखाऊं ये बात? लिख लें आप, लिख लें। When we increase VCE, IC increases. When we increase VCE, IC increases. ब्रैकेट में लिख लेंगे IC is due to minority charge carriers. IC is due to minority charge carriers, that is holes. That is holes. ब्रैकेट बंद। But current will saturate after a certain value of VCE, because now all the minority charge carriers in motion या flow, now all the minority charge carriers are in flow and IC cannot be increased by increasing VCE, and IC cannot be increased by increasing VCE, and IC cannot be increased by increasing VCE. डायग्राम बहुत जरूरी है, लेकिन बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूछना ना, मैं बता दो भाई, लिख लिया तो आप बोल दें एक बार जोर से। हाँ जी, when we increase VCE, IC increases, ब्रैकेट में IC is due to minority charge carriers, that is holes, but current will saturate after a certain value of VCE because now all the minority charge carriers are in flow and IC does not increase on increasing VCE anymore. ये आपका ग्राफ है। यहां पे एक पॉइंट और है नोट करने लायक। आप ये बताएं, क्या जब तक IB स्टार्ट नहीं होगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे,
IB कौन सा था, ये वाला करंट। जब तक ये वाला करंट स्टार्ट नहीं होगा, क्या IC स्टार्ट हो सकता है? बताऊंगा क्यों। देखो, जब तक IB स्टार्ट नहीं हुआ तो ये होल्स आगे मूव नहीं करेंगे, है ना। अगर ये आगे मूव नहीं करेंगे तो वाले यहां पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आपके कहीं भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे VBB इतना नहीं है कि IB चालू हो जाए, तो IB जब तक चालू नहीं होगा ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं करेंगे, जगह खाली नहीं होगी, तो वो वाले आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे आप VCE कितना भी लगा लो। ठीक है, आप ये पॉइंट नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IC will not start, IC will not start until IB starts। आप हिंदी में लिख लो, IB जब तक, IC तब स्टार्ट होगा जब IB स्टार्ट हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि आप अपनी भाषा में लिख लें। जब तक IB स्टार्ट नहीं होगा IC स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वाले होल्स आगे मूव नहीं करेंगे, जगह नहीं बनेगी, वो नहीं आ पाएंगे। अब यदि मैं ऐसा कर दूं, आपने वो ग्राफ बनाया है, वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ IB1 बनाया है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं IB1 को बढ़ा दूं, IB2 कर दूं, IB2 ग्रेटर देन IB1, कहने का मतलब ये वाला जो करंट है ये कांस्टेंट तो है, बट जो अब नेक्स्ट कांस्टेंट वैल्यू है वो पहले वाले से बड़ी है। अगर बड़ी कांस्टेंट वैल्यू है तो अब बताएं इस ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर IB बढ़ गया तो IC क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये अगर IB बढ़ गया तो ज्यादा होल्स इस साइड आएंगे, और उसको शिफ्ट करने, मतलब फुलफिल करने के लिए ये वाला आ जाएगा पीछे से। तो ये ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा फॉर IB2। IB2 आज की क्लास में लग रहा है आपको कुछ मतलब ठीक ठाक समझ में आ रहा है, तो सफल रहा अभी तक का कार्यक्रम मेरे हिसाब से। ये आपका हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आगे कर सकते हैं क्या? आज कर लेते हैं एक टॉपिक को छोटा सा। ठीक, अच्छा इसमें ना एक आध टर्म रह गई, वो आप और नोट कर लें। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए ही कुछ टर्म्स डिफाइन करी गई हैं, वो देख लेते हैं। पहले एक साथ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का है, IB वर्सेस VBE एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट VCE कांस्टेंट। ठीक, जैसे हम रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं एक नॉर्मल कंडक्टर में, I इक्वल टू V अपॉन R होता है, या R इक्वल टू V अपॉन I आप करते हैं। यहां पे भी आपके दो तरह के रेजिस्टेंस डिफाइन किए गए हैं, एक इनपुट रेजिस्टेंस, इसको आपने RI बोला। RI इज डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB एट कांस्टेंट VCE। देखिए यहां पे कैसे हो रहा है,
डेल्टा वी बी क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप यहाँ गए, ये डेल्टा वी बी है, और उस केस में डेल्टा आई बी आपका ये है, ये आपका डेल्टा वी बी ई है, ये आपका डेल्टा आई बी है। इन दोनों का रेशियो ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं स्लोप से जुड़ा हुआ है, इनवर्स ऑफ स्लोप है बेसिकली। यहाँ पे आई डेल्टा आई बी डेल्टा वी बी विल बी स्लोप ऑफ दिस। आप ऊपर जाएंगे तो आपका क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, एक मिनट, डेल्टा आई बी वी बी इसका स्लोप है और वो उसका उल्टा है। अगर स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट ही रहा है एक तरीके से। ठीक है ना, क्लियर है। सिमिलरली आपका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है एक, ये डिफाइन किया गया है आपका डेल्टा वी सी ई अपॉन डेल्टा आई सी एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आई बी। नीचे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, ये वाला पैरामीटर कांस्टेंट है। ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ देखेंगे क्या मतलब है इसका, डेल्टा वी सी ई आपका यहाँ पे इतना है, ये आपका डेल्टा आई सी है। ठीक, आयुष ठीक चल रहा है सब। ठीक, एक टर्म और है इसमें, करंट गेन। करंट गेन डिनोटेड बाय बीटा ए सी, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी एट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वी सी ई। अभी आपने देखा था जब आपने आई बी बढ़ाया तो क्या आई सी बढ़ा था। ये रिलेशन बहुत यूज होगा, जब आप आई बी बढ़ाते हैं तो आई सी बढ़ता है। क्यों बढ़ा था, क्योंकि आई बी जब बढ़ा तो होल्स आपके ज्यादा मूव करने शुरू हो गए थे, तो वहां जगह बन गई, तो वो भी फिर फर्दर फीड ज्यादा करेंगे, तो आपका आई सी बढ़ता है। तो यहाँ पे आई बी बढ़ाने पे आई सी कितना बढ़ा, इसका रेशियो इज कॉल्ड करंट गेन। कि अगर मैंने उसको 1 यूनिट से बढ़ा दिया है तो आपका आईसी कितने यूनिट बढ़ जाएगा, इज कॉल्ड करंट गेन। एक्टिव रीजन का मतलब है, एसी का मतलब है एक्टिव। एक्टिव का मतलब है जब आईबी बढ़ाने से पे आईसी रिस्पोंड कर रहा है, जब आईबी बढ़ने पे आईसी बढ़ रहा है उस वाले रीजन में। लेकिन हमें पता है ना कि आईबी की एक बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं बना सकते हैं, एक उसकी लिमिट है, उसके बाद उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो वहां पे उसके बाद आप आईबी नहीं बढ़ाएंगे तो ये वाला टर्म नहीं बढ़ेगा। तो ये एक्टिव रीजन का मतलब है कि एक्टिव इज दैट रीजन इन विच आईसी इज इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग आईबी, है ना। एक्टिव का मतलब है वो रीजन जहां पे आईबी बढ़ाने से आईसी बढ़ रहा है, उस वाले के लिए डिफाइन है।
इसमें एक टर्म और होता है बीटा डीसी. बीटा डीसी इज सिंपल रेशियो ऑफ आईसी एंड आईबी एट एनी गिवन पॉइंट. ये आपका सिंपल रेशियो हो तो यहां पे डीसी लिख देते हैं, और अगर ये एक्टिव रीजन में है, बढ़ने से बढ़ रहा है, तो इसको आप बीटा एसी लिखते हैं. बीटा एसी, बीटा डीसी, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स रहते हैं. बीटा डीसी इज सिंपल रेशियो ऑफ आईसी एंड आईबी एट अ मोमेंट, एट अ गिवन इंस्टेंट. ठीक है, इतना ही करते हैं. तो आज ठीक ठाक काम हो गया. अब आपके बचे दो एप्लीकेशंस, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और स्विच. बहुत सारे पार्ट में इसके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं. फॉर्मूले शायद पहली बार ही आया है ये फॉर्मूला, अभी तक फॉर्मूले आए नहीं थे, तो अभी तक सब थियोरेटिकल था. कुछ फॉर्मूले आएंगे और कुछ लास्ट में आएंगे.